Hello friends, welcome back to Alpha Commerce Academy. So we are back with new topic that is amalgamation of companies. ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप किसी बीकॉम में एमकॉम में हो तो ये टॉपिक आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ के साथ अगर आप 11th-12th में हो और आपके पास कॉमर्स है तो वहाँ भी ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए पढ़ते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली हमारा मीनिंग क्या है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज़ का, क्या इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं एंड रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शंस वो सब क्या होती हैं, बेसिक डिफरेंस उनके क्या हैं एंड क्या क्या मेथड है कि आप एक कंपनी को अमलगमेट किस किस तरीके से करते हैं एंड उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। साथ ही मैंने इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड डाली है रिलेटेड क्वेश्चंस की, किस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से इस टॉपिक से बनते हैं और आपने किस तरीके से एग्ज़ाम में प्रिपेयर करके जाना है। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में। Now comes the introduction. Basically, for the purpose of enjoying the economics of scale and to reduce the cutthroat competition, two or more companies than two joint companies, stock company combines their undertaking and become one joint stock company. Basically क्या है, कंपटीशन को कम करने के लिए या पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए एंड टू एन्जॉय द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है। बेसिकली क्या होता है, जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हो तो जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम आती है। तो इन चीज़ों को एंजॉय करने के लिए, इनके बेनिफिट्स गेन आउट करने के लिए क्या होता है कि दो कंपनीज आपस में जुड़ जाती हैं और एक नई कंपनी, एक कंपनी फॉर्म कर देती है आपस में मिलके। तो वही होता है अमलगमेशन। इट कैन बी डन आइदर बाय वन ऑफ द एग्जिस्टिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी टेकिंग ओवर द अदर combining company or companies the later being dissolved or by standing a new joint stock company which takes over all the combining joint stock company। बेसिकली क्या होता है, या तो दोनों कंपनी आपस में जुड़ के एक नई कंपनी फॉर्म करती है या फिर एक बड़ी कंपनी जो है छोटी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, उसको अपने अंदर मिला लेती है और अपना एग्जिस्टिंग काम एग्जिस्ट रखती है। इट इज़ बीइंग डन आइदर बाय अमलगमेशन और अब्जॉर्प्शंस। तो ये दो कंसेप्ट हमारे आएंगे, एक अमलगमेशन, एक अब्जॉर्प्शन। अमलगमेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर कंपनीज सेम इन ऑल रिस्पेक्ट गो इनटू लिक्विडेशन एंड द न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड टू टेक ओवर देयर बिजनेस इज कॉल्ड अमलगमेशन। बेसिकली दो कंपनी होंगी, दोनों अपना काम बंद कर देंगी और दोनों आपस में मिलके एक नई कंपनी फॉर्म करेंगे, वो होता है अमलगमेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ न्यू कंपनी सी लिमिटेड इज फॉर्म टू टेक ओवर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड विच आर एग्जिस्टिंग कंपनीज, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अमलगमेशन। मतलब ए कोई कंपनी थी एंड बी कोई कंपनी थी, दोनों लिक्विडेट हो गई, दोनों ने आपस में मिल के एक नई कंपनी स्टार्ट कर दी सी। एंड अब्जॉर्प्शन क्या होता है, अंडर अब्जॉर्प्शंस नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड वेयर एज एन एग्जिस्टिंग कंपनी परचेजेस अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी, इट इज़ कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। बेसिकली एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, अपने अंदर मिला लेती है, दैट इज़ अब्जॉर्प्शन। इसमें कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होती, जो मेजर कंपनी होती है, बड़ी कंपनी होती है, वो अपना काम अपने नाम से कंटिन्यू रखती है और छोटे वाली कंपनी जो होगी वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे सामने दो कंसेप्ट आए कि कंपनीज आपस में जुड़ के नई कंपनी फॉर्म कर रही हैं, तो दैट इज़ अमलगमेशन। अगर कोई बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एब्जॉर्व कर रही है अपने अंदर, दैट इज़ absorption. Then we have objectives of amalgamation, means why we do amalgamation, why we choose this path to expand our business. So first one is to have a better control over the market and also to increase the market share and area of operations. Obviously amalgamation से क्या होता है, जो आपका बिजनेस है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बड़ी हो जाती है। अगर बड़ी होगी, आपके जो शेयर्स हैं वो भी ज़्यादा होंगे, तो एक मार्केट में जो है आपकी जो दबदबा है, आपका जो शेयर है वो इंक्रीज़ हो जाता है।
साथ के साथ क्या है, जो आपके ऑपरेशंस है, फॉर एग्जांपल आप किसी फील्ड में काम कर रहे थे, आपने दूसरे के साथ अमलगमेट कर लिया, वो एक्सपर्टीज़ दूसरे में, तो जो आपके एरियाज ऑफ ऑपरेशंस हैं, आपके काम करने के जो संसाधन हैं, तरीके हैं, वो भी आपके जो हैं बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टू एलिमिनेट द कट थ्रोट कॉम्पिटिशन एंड राइवलरी अमंग कॉम्पिटिटिंग दी अमलगमेटिंग। दो कॉम्पिटिटिव फर्म है वो आपस में जुड़ जाएंगी, ऑब्वियसली क्या है, दोनों ज़्यादा ग्रोथ करेंगी और जो कंपटीशन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। टू एन्जॉय द इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जितना भी आप ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट है वो कम आती है। टू यूटिलाइज द सर्विस ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स, आपके जो प्रोफेशनल ऑब्वियसली है, मान लो आप मार्केटिंग में अच्छे हो, कोई दूसरी फर्म है वो प्रोडक्शन में अच्छी है, तो उनको क्या है मार्केटिंग एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, आपको क्या है प्रोडक्शन एक्सपर्ट्स मिल जाते हैं, तो आपस में जुड़ के काम ज़्यादा अच्छे से होता है। टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको एट प्रेजेंट फंड्स की ज़रूरत है, आपने किसी को अमलमेट कर दिया, वो अपना फंड्स आपके साथ लेके आए और आपके पास क्या हो गए, फंड्स अवेलेबल हो गए जिसको आप अपने तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। टू अचीव ऑल अदर एडवांटेजेस ऑफ कॉम्बिनेशन, या फिर कितने जितने भी एडवांटेजेस होते हैं कॉम्बिनेशन के, ऑब्वियसली एक अकेला काम करेगा तो वो में भी उसको बहुत कंपटीशन भी फेस आउट करना पड़ेगा, फंड्स भी उसको बहुत सोचने पड़ेंगे, और कोई उसके साथ अगर जुड़ जाएगा तो वो जो है कंपटीशन भी कम हो जाता है, फंड्स भी ज़्यादा हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं आपके पास वो ज़्यादा हो जाती है। सो बेसिकली दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अमलगमेशन, क्यों हम करते हैं, क्यों हम किसी और कंपनी को अपने में मर्ज आउट करते हैं। देन अमलगमेशन के बाद हमारे सामने एक मिलती जुलती टर्म आती है, दैट इज़ रिकंस्ट्रक्शन। Reconstruction is entirely of different nature. The objective is not to bring about a combination of companies, but merely to recognize a company which has suffered huge losses which are to be written off। ठीक है, अमलगमेशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें जब लगता है कि हमारी कंपनी अब कैपेबल नहीं है, या इसको फंड्स की ज़रूरत है, या हमें अपना जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ को बढ़ाना है, तो हम क्या दूसरी कंपनी को अपने साथ क्या है मर्ज कर लेते हैं। लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, अगर हम सेम सिचुएशन फेस कर रहे हैं कि हमारी कंपनी लाइक हमारे प्रॉफिट्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन्वेस्ट नहीं हम अच्छे से कर पा रहे, या फंड्स कम हो रहे हैं हमारे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम बजाय के दूसरे की हेल्प लेने के, हम जो अपनी कंपनी है उसको ही इंटरनल रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, हम उसको प्रॉपरली चेकआउट करते हैं कि कहाँ पर हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, और मीन्स हम देखते हैं कि कहाँ पर हमारे जो है लॉसेस हो रहे हैं, और उनको हम मतलब रिकंस्ट्रक्ट करें, उनको थोड़ा सा कुछ और प्रोवाइड करके या कुछ फंड्स क्रिएट करके हम उस एरिया को जो है स्ट्रॉन्ग आउट करें। सो बेसिकली रिकंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे हम अपनी बिल्डिंग को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वैसे ही क्या है कंपनी को हम इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, चाहे हम उसकी मैनेजमेंट चेंज कर दें, या फिर हमारी जो मशीनरीज हैं जो मीन्स वेस्टेज ज़्यादा क्रिएट कर रही हो उनको हम रिप्लेस कर देते हैं। सो बेसिकली रिकंस्ट्रक्ट क्या होता है, रिकंस्ट्रक्शन हमारे पास दो तरीके का होता है, फर्स्ट वन इज़ एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड सेकेंड वन इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू एग्मेलगेशन। In external reconstruction, existing company is wound up by selling its business to newly formed company, which is generally similar name or owned by the same shareholder। ठीक है, मीन्स एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली थोड़ा बहुत जो है अमलगमेशन के जैसा है। हम इसमें क्या करते हैं, हम उस कंपनी को बंद कर देते हैं और उसका सारा जो बिजनेस है हम सेल आउट कर देते हैं सिमिलर उस कंपनी को जिसमें सेम शेयर होल्डर है। मान लो XYZ है, वो ए कंपनी में भी शेयर होल्डर थे एंड बी कंपनी में भी शेयर होल्डर थे। अब ए कंपनी क्या है बिल्कुल लॉस में आ रही है, तो उसको ज़्यादा कुछ छेड़खानी करे बगैर हम उसको बंद कर देंगे और उसको सारा का सारा सेल आउट कर देंगे बी कंपनी को। मीन्स आप देखोगे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट तो सेम है दोनों की, बस हम क्या करेंगे एक को बंद करके दूसरी में काम शुरू कर देंगे। नेक्स्ट इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। It is altogether a different form of business combination. In internal reconstruction,
The company continues with its legal entity and is only internally recognized. इसमें हम कंपनी की आइडेंटिटी के साथ छेड़खानी नहीं करते हैं, ना ही उसको किसी के साथ कंबाइन करते हैं, ना ही उसको बंद करते हैं, बल्कि उसको इंटरनली रिकॉग्नाइज्ड करते हैं। कैसे? इन दिस अरेंजमेंट and reduction of share capital is done. Under internal reconstruction, the share capital is reduced to its real worth and the same amount is used to eliminate the accumulated losses, fictitious assets and to write down the overvalued assets of the company. Basically हम जो शेयर कैपिटल है उसके स्ट्रक्चर को चेंज आउट कर देते हैं या फिर क्या है, हम मैनेजमेंट ही चेंज कर देते हैं। सो बेसिकली आप इंटरनल ही उसको चेंज कर रहे हो, बजाय के उसके नाम को चेंज करना या उसको बंद कर देना, ओके, या किसी कंपनी को उसके साथ मर्ज कर देना। सो ये कंसेप्ट था हमारा रिकंस्ट्रक्शन का, कि हम एक कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, या तो एक्सटर्नली होगा तो वो थोड़ा बहुत अमलगमेशन के जैसा होगा, मीन्स काइंड ऑफ कि आप बंद कर दोगे उसको और एक नई शुरुआत करोगे स्क्रैच से। एंड इंटरनली क्या होगा, आप कुछ बंद नहीं करोगे, कुछ कंबाइन नहीं करोगे, बस उसकी मैनेजमेंट या इंटरनली चीज़ों को, शेयर कैपिटल को उसमें चेंज आउट कर दोगे। नेक्स्ट है जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है कि डिफरेंस बिटवीन अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। तो ये मैंने एक टेबल बनाई है आपको इजीली अंडरस्टैंड करवाने के लिए, समझाने के लिए। सो यहाँ पर मैंने बेसिस दिए कि किस किस बेस पे आप जो है इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। तो फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन। अगर फॉर्मेशन की बात की देखें तो अमलगमेशन में क्या होगा, एक नई कंपनी जो है वो फॉर्म होगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, कोई भी नई कंपनी फॉर्म नहीं होगी, बेसिकली जो बड़े वाली कंपनी या छोटे वाली कंपनी को अपने अंदर मर्ज कर लेगी। एंड रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, कंपनी का ही रिकंस्ट्रक्शन होगा। देन लिक्विडेशन की अगर बात करें हम, अमलगमेशन में ऑल द कंपनीज विच गो फॉर अमलगमेशन आर लिक्विडेटेड। बेसिकली A+2 मिलके बना देंगी C, तो दोनों क्या होगी, दोनों बंद हो गई, A और B क्या हो गई, लिक्विडेट हो गई। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, द कंपनी हुज बिजनेस इज परचेज्ड बाय अनदर कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। बेसिकली छोटे वाली कंपनी वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी, लाइक ए ने क्या किया, बी को परचेज कर लिया पूरी तरीके से, बी छोटी कंपनी थी तो बी जो है बंद हो गई, अब चलेगी ए कंपनी। एंड रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, द कंपनी विच इज़ रिकंस्ट्रक्टेड गोज इनटू लिक्विडेशन। ठीक है, आप उस कंपनी को ही बंद करके उसको इंटरनली चेंज करके उसको ही रिकंस्ट्रक्ट करोगे। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ऑल द इन्वॉल्व कंपनीज आर सेम। अमलगमेशन में फाइनेंशियल पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, दोनों एक ही लेवल की कंपनीज होंगी, दोनों स्ट्रॉन्ग होंगी या तो दोनों वीक होंगी, ए और बी दोनों एक लेवल की होंगी। लेकिन अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग कंपनी इज कंपेरेटिवली साउंड देन द एब्जॉर्ब्ड कंपनी। मीन्स छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी का आप कंसेप्ट लेके चलिएगा, जो बड़ी कंपनी होगी उसका जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एंड छोटी वाली कंपनी की कम होगी। देन रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ओल्ड कंपनी इज़ बैड एंड इज़ यूजली कंसिडर्ड एज द सिक यूनिट। जो पुरानी कंपनी होगी जिसको हमने रिकंस्ट्रक्ट किया, ऑब्वियसली तभी किया क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, वो बिल्कुल डाउन हो चुकी थी। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव के बेस पे अगर हम देखें तो अमलगमेशन में क्या है कि टू एलिमिनेट द कंपटीशन अमंग द अमलगमेटिंग कंपनी। तो इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, हमारा मेन पर्पस होता है कंपटीशन को ख़त्म करना। लेकिन एब्जॉर्प्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू एक्सपेंड द बिजनेस एंड टू अचीव द इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। आपने अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो आप छोटी छोटी कंपनीज जो हैं आप उनको ख़रीद लेते हो, क्योंकि आपको अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करना है। एंड रिकंस्ट्रक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू राइट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेज एंड ऑफरिंग द रियल वर्थ ऑफ द बिजनेस टू द शेयर होल्डर। क्योंकि जो उनके लॉसेज हो रहे हैं बेसिकली उनको सुधारना, उनको राइट ऑफ करना होता है। देन पोजीशन ऑफ शेयर होल्डर इन न्यू कंपनी। अमलगमेशन में शेयर होल्डर्स ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनीज बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी। तो शेयर होल्डर जो हैं वो सेम रहेंगे, जो पुराने शेयर होल्डर थे वो अब न्यू वाली कंपनी जो फॉर्म हुई है उसके शेयर होल्डर रहेंगे। एब्जॉर्प्शन में क्या रहेगा, शेयर होल्डर ऑफ द सेलिंग कंपनी में बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द परचेजिंग कंपनी। अब हमने ए ने बी को टेक ओवर किया है तो जो ए के शेयर होल्डर थे वो बी कंपनी के कहलाएंगे। रिकंस्ट्रक्ट
In reconstruction, most of the shareholder of the old company continue to be the shareholder of the new company with the proportionate share. तो पुरानी कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं वो अब जो नई कंस्ट्रक्ट होगी अब वही होंगे. सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस. ये क्वेश्चन मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चन आता ही आता है. बेसिकली इन तीनों का आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए. नाउ वी हैव प्रोसीजर ऑफ अमलगमेशन कि किस तरीके से हम जो है अमलगमेशन कर सकते हैं. तो फॉलोइंग प्रोसीजर इज़ फॉलोड इन अमलगमेशन. कुछ स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं अगर आप अमलगमेशन की तरफ जा रहे हो. First one is the term of amalgamation are finalized by the board of directors of the constituent company. जो दोनों कंपनीज हैं, amalgamation basically A plus B बनाएगी C कंपनी. तो टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर पहले ही डिसाइडेड कर लेते हैं दोनों कंपनीज के आपस में मिलके. A scheme of amalgamation is prepared and submitted for approval to the respective high court. फिर आप जो है पूरा प्रपोजल अपना तैयार करते हो, स्कीम तैयार करते हो और आप उसको सबमिट करते हो हाई कोर्ट में. अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट कंपनी इज ऑब्टेन्ड. जो आपस में सारे शेयर होल्डर हैं उनका अप्रूवल लिया जाता है. अप्रूवल ऑफ सेबी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज ऑब्टेन्ड. सेबी से भी आप क्या है अप्रूवल लेते हो. देन a new company is formed where necessary and issue share to the shareholder of the transferor company. ठीक है, फिर आप नई कंपनी को फॉर्म कर देते हो. The transfer company is liquidated and all assets and liability are taken over by the transferee company. So basically ये प्रोसीजर है जो आप फॉलो करते हो अमलगमेशन करते हुए. कैसे कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर पहले ही फाइनलाइज कर लेंगे. फिर प्रपोजल जो है हाई कोर्ट में सबमिट होगा. आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी सारे शेयर होल्डर की, सेबी की. फिर अगर ज़रूरत है तो नई कंपनी फॉर्म होगी. ठीक है, नहीं तो फिर वो आपस में अपने बिजनेस भी चला सकते हैं मिलके, जो भी उनके डिसीजन होंगे. और इश्यू करोगे फिर आप नए शेयर्स करोगे उनको, क्योंकि आपने दूसरी कंपनी को अपने कंपनी में मर्ज करना है. तो सारे जो शेयर होल्डर हैं वो न्यू कंपनी के जो हैं शेयर होल्डर बन जाएंगे. नाउ वी हैव सब इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि बार बार यूज़ होंगे और आपको उनका मतलब पता होना चाहिए. जैसे हमने अभी ट्रांसफ़र और ट्रांसफरी पढ़ा कि क्या होता है, अब उनका हम मतलब देखेंगे. ट्रांसफर कंपनी क्या होती है? दिस मीन्स द कंपनी विच इज़ अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी. मीन्स जो कंपनी दूसरे के साथ मर्ज होने जा रही है. एंड ट्रांसफरी कंपनी क्या होगी? इट इज़ अ कंपनी इन विच ट्रांसफर कंपनी अमलगमेट. जिसके साथ अमलगमेट होगी वो आपकी ट्रांसफरी कंपनी कहलाएगी. ट्रांसफर कंपनी कौन सी? जो अमलगमेट होने जा रही है, जिसके अंदर वो अमलगमेट होगी, दैट इज़ ट्रांसफरी कंपनी. एंड अमलगमेशन आपने देख लिया क्या होता है जब दो कंपनी आपस में जुड़ती हैं. बट ये भी क्या होता है, हमारे पास 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट वन इज़ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड सेकेंड वन इज़ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. इनकी डिटेलिंग हम आगे पढ़ेंगे. Now we have amalgamation in the nature of merger. An amalgamation is considered as amalgamation in the nature of merger in all the following 5 conditions are satisfied. आप कब कहेंगे कि ये जो बिजनेस है ये अमलगमेशन हुआ है, जो ये इन द नेचर ऑफ मर्जर है? तो कुछ 5 कंडीशंस दी गई हैं. अगर वो फुलफ़िल होती हैं तो वो नेचर ऑफ मर्जर है. अगर वो फुलफ़िल नहीं होती हैं तो आप उसको कहेंगे इन द नेचर ऑफ परचेज है. तो क्या है वो 5 कंडीशन? चलो रीड करते हैं. All the assets and liabilities of the transferor company become the assets and liability of the transferee company after amalgamation. आपने ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी पढ़ लिया. ट्रांसफ़र कौन सी? जो अमलगेट होने जा रही है. एंड ट्रांसफरी कौन सी? जिसके अंदर वो अमलगमेट होने जा रही है. तो फर्स्ट कंडीशन हमारी बोलती है कि ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी अगर अब हो जाती हैं ट्रांसफरी कंपनी की. सो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये है कि सारी एसेट एंड लायबिलिटी जो है ट्रांसफर कंपनी की वो हो जाएंगी ट्रांसफरी कंपनी की. नेक्स्ट इज सेकंड, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अदर देन द इक्विटी शेयर ऑलरेडी हेल्ड देयर इन immediately before amalgamation by the transferee company
or its subsidiaries or their nominee become equity shareholder of the transferee company by virtue of amalgamation। ये कह रहे हैं कि जो शेयर होल्डर है ट्रांसफर कंपनी के, वो अमलगमेट होते ही शेयर होल्डर बन जाएंगे ट्रांसफरी कंपनी के। तो सेकेंड कंडीशन हमारी ये बोलती है। एंड थर्ड कंडीशन इज द कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी who agree to become equity shareholder of the transferee company is discharged by the transferee company wholly by issue of equity share in the transferee company except that cash may be paid in respect of any fractional shares। तो बेसिकली जो कंसिड्रेशन होता है मीन्स आप उनको परचेज आउट कर रहे हो काइंड ऑफ ना, तो जो कंसिड्रेशन है उसको आप फुली क्या करोगे, इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू उनको ट्रांसफ़र करोगे। ठीक है। फोर्थ कंडीशन इज द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन आफ्टर द एमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। मीन्स फोर्थ कंडीशन क्या बोल रही है, जो बिजनेस ट्रांसफर कंपनी करती थी वो बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू करवाया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के थ्रू। नेक्स्ट इज लास्ट कंडीशन इज no adjustment is intended to be made to the book value of the asset and liabilities of the transfer company when they are incorporated in the financial statement of the transferee company except to ensure अनइन्फॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल कि कोई भी आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे बुक वैल्यू की, कि स्क्रैच वैल्यू निकालोगे कितने में खरीदी, कितनी डेप्रिसिएशन वैल्यू, नो, जो उनकी वैल्यू है आप वो ही करोगे। तो अगर ये पांचों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आप बोलोगे इन द नेचर ऑफ मर्जर है अमलगमेशन। क्या क्या है कंडीशन, कि सारी एसेट एंड लायबिलिटी जो ट्रांसफरर कंपनी की है वो अब ट्रांसफरी कंपनी की हो जाएंगी, शेयर्स होल्डर है जो ट्रांसफरर कंपनी के वो ट्रांसफरी कंपनी के हो जाएंगे, जो उनका कंसिडरेशन है वो फुली इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो बिजनेस है ट्रांसफर कंपनी का वो कंटिन्यू करेगा, प्रोडक्शन कंटिन्यू करेगा, एंड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी इन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। Next is amalgamation in the nature of purchase, and amalgamation is in the nature of purchase if any one or more of the 5 conditions specified for merger is not satisfied। मीन्स ये जो 5 कंडीशन हमने पढ़ी हैं इनमें से कोई अगर एक भी फुलफिल नहीं है या सारी ही फुलफिल नहीं है या 4 फुलफिल है एक नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। नेचर ऑफ मर्जर कहलाने के लिए आपको सारी पांचों की पांचों कंडीशन जो है फुलफिल करनी पड़ेंगी। अगर इनमें से एक भी रह गई तो आप क्या कहलाएंगे, आपका अमलगमेशन जो है इन द नेचर ऑफ परचेज है, ना कि इन द नेचर ऑफ मर्जर है। In such kind of amalgamation, shareholder of the company which is acquired normally do not continue to have a proportional share in the equity of the combined company. The transferor company may also not intended to continue the business of transferor company. So इसमें basically क्या होता है कि वो ट्रांसफ़र जो उनका बिजनेस था वो बंद कर दिया जाता है और बी बोलती है कि भैया हम अब हमारा ही बिजनेस शुरू करेंगे, हमारा ही बिजनेस जो है वो कंटिन्यू रहेगा, आप अपने प्रोडक्शन को बंद कर दो। और जो शेयर होल्डर होते हैं ट्रांसफरर कंपनी के उनको भी प्रोपोर्शनेट इतना जो है शेयर नहीं मिलता है नई कंपनी आने में। सो दीज आर द मीनिंग ऑफ अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। आपने बस ये 5 कंडीशंस याद रखनी है कि अगर ये पांचों कंडीशन फुलफिल है तो नेचर ऑफ मर्जर है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन जो है वो रह जाती है फुलफिल होने से या सारी की सारी ही नहीं फुलफिल होती तो आप उसको कहलाओगे कि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है। नाउ वी हैव मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन कि आप बेसिकली हम पढ़ क्या रहे हैं, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो ये चीज़ें हैं ये हम इनके अकाउंटिंग भी करते हैं, इनको रिकॉर्डिंग भी करते हैं। तो किस तरीके से जो है आप अमलगमेशन की अकाउंटिंग करते हो। सो देर आर 2 मेन मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। फर्स्ट वन इज़ द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज़ द परचेज मेथड। तो 2 मेथड हैं हमारे पास जिनसे आप क्या है अमलगमेशन की अकाउंटिंग करते हो। पहला क्या है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड सेकेंड वन इज़ परचेज मेथड। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है, under this method the asset, liability and reserve of the transfer company are recorded by transferee company at their existing carrying amount। कि जो ट्रांसफरी कंपनी है और जो ट्रांसफर्ड कंपनी के सारी एसेट्स और लाइबिलिटी हैं या रिजर्व्स हैं उनको सेम उसी अमाउंट में अकाउंट में मीन्स रिकॉर्ड करेगी जो उनकी है।
आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, और कोई एडजस्टमेंट है तो वो करी जाएगी और सेम अमाउंट में जो है आप उनको रिकॉर्ड करोगे. If at the time of the amalgamation, the transferor and the transferee companies have conflicting accounting policy, a uniform set of accounting policy is adopted following the amalgamation. लेकिन अगर at the time of amalgamation जो दोनों में है थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रिकॉर्डिंग्स को लेके, अकाउंटिंग को लेके, तो जो जनरल प्रिंसिपल्स हमारे बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं हम उनको अडॉप्ट करते हैं. सो बेसिकली रूल के अकॉर्डिंग चला जाता है कि अगर उनमें कोई आपसी सहमति नहीं होती है तो. The effect on the financial statement of any change in accounting policies are reported in accordance with accounting standards. Net profit or loss for the prior period items and change in accounting policy. तो बेसिकली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 को यहाँ पर फॉलो करते हैं कि अगर उनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अकाउंटिंग्स को लेके, या यूँ कहते कि नहीं हमारी एसेट इतनी वर्थ की, हमारी लायबिलिटी इतनी ज़्यादा वर्थ की हैं, तो हम जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो आउट करते हैं. और कुछ भी चेंज होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग चेंज आउट करते हैं. सो दिस इज़ द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड कि आप एक जनरल जो है इंटरेस्ट उसको पुल आउट कर रहे हो. Then the purchase method. Under this method, the transferee company accounts for the amalgamation either by incorporating the assets and liabilities at their existing carrying amount or by allocating the consideration to individual identified assets and liability of the transfer company on the basis of their fair value and the date of amalgamation. कि या तो उनकी मर्जी है वो उनके एग्जिस्टिंग कैरिंग प्राइस पे ले ले, या फिर हर जो चीज़ की है, हर जो एसेट है या लायबिलिटी है उसकी वैल्यू असाइन कर दे. द आइडेंटिफिकेशन assets and liability may include assets, liability are recorded in the financial statement of the transferor company. Where asset and liability are restated on the basis of their fair value, the determination of fair value may be influenced by the intentions of the transferee company. For example, the transferee company may have a specialized use of an asset which is not available to their potential buyer. The transferee company may intend to effect change in the activities of the transfer company which necessitate the creation of specific provision for the expected cost, that is planned employee, for example like planned employee termination and plant relocation cost. So बेसिकली हमारे पास दो मेथड हैं अकाउंटिंग के. फर्स्ट वन इज़ पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड सेकंड वन इज़ परचेज मेथड. आप अकाउंटिंग बेसिकली किसकी करते हो, क्योंकि आप कोई भी बिजनेस परचेज करते हो या अमलगमेट करते हो तो उसकी सारी जो लायबिलिटी और एसेट्स हैं वो आपकी हो जाती हैं. तो आप उनकी रिकॉर्डिंग करोगे आपके नए बिजनेस मतलब नई कंपनी में आपके जो अकाउंट चलते आ रहे हैं आपको अब नई चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी. तो इंटरेस्ट पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है कि या तो आप उनकी फेयर वैल्यू जो है वो लेते हो, अगर उस पे भी क्या है कोई मतलब डिसीजन नहीं आ रहा है, दोनों पार्टीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो रही हैं, तो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं और वहाँ से जो जनरल प्रिंसिपल्स बोलते हैं वो हम लेते हैं फिर. और परचेज मेथड में क्या होता है कि या तो हम एग्जिस्टिंग अमाउंट शो कर देते हैं या फिर हर जो एसेट और लायबिलिटी हैं उनको हम एक वैल्यू दे देते हैं और वो वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं. सो बेसिकली दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर. अब हमने एसेट और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट तो पढ़ लिया. नाउ वी हैव ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व ऑन अमलगेशन, क्योंकि वो कंपनी है उसके पास मेन तीसरा चीज़ क्या होती है दैट इज़ रिजर्व. तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. इफ़ द अमलगमेशन इन द अमलगमेशन जो हमारा है वो इज़ द नेचर ऑफ मर्जर है. नेचर ऑफ मर्जर कौन सा, वो 5 कंडीशन, अगर वो पाँचों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप उसको क्या कहोगे, नेचर ऑफ मर्जर कहोगे. The identity of the reserve is preserved and they appear in the financial statement of the transferee company in the same form in which they appeared in the financial statement of the transfer company. तो जो सेम अमाउंट होगी जिसमें वो ट्रांसफर कंपनी शो कर रही थी उसी सेम अमाउंट से जो है ट्रांसफरी कंपनी अपने अकाउंट्स में उनको शो करेगी. Thus, for example, the general reserve of the transferor company become the general reserve of the transferee company. In short, we can say that कि जो general reserve transferee company के थे, transfer company के थे, अब वो transferee company के बन जाते हैं same amount से. The capital reserve of the transferor company become the capital reserve of the transferee company. And the revaluation reserve of the transferor company become the revaluation reserve of the transferee company. कहने की बात है
कि जो सेम अमाउंट थी, कोई कम या ज़्यादा हम उसमें नहीं करेंगे, सेम अमाउंट को उठा के हम जो है ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट में शो कर देंगे। मींस जो ट्रांसफरर कंपनी के जो थे रिज़र्व, चाहे वो कैपिटल रिज़र्व हो, चाहे वो जनरल रिज़र्व हो या रिवैल्यूएशन रिज़र्व हो, अब वो उसी सेम अमाउंट से, उसी सेम फेस वैल्यू से जो है ट्रांसफरी कंपनी का हो जाएगा और ट्रांसफरी कंपनी सेम अमाउंट से अपने अकाउंट में शो करेगी। एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिजर्विंग द आइडेंटिटी, reserves which are available for distribution as dividend before the amalgamation would also be available for distribution as dividend over the amalgamation। तो जो रिजर्व्स पहले ही मेंटेन किए गए थे कि ये पैसा जो है एज अ डिविडेंड यूज़ किया जाएगा, तो वो सेम उसी तरीके से यूज़ किया जाएगा। मीन्स आप उनकी आइडेंटिटी चेंज नहीं करोगे, जो रिजर्व का पर्पस था वो भी सेम रहेगा। The difference between the amount recorded as share capital issued plus any additional consideration in form of cash or other asset and the amount of share capital of the transferee company is adjusted। तो एडजस्टमेंट सिर्फ क्या होंगी, शेयर कैपिटल इशूड से लेके होंगी, अदरवाइज रिजर्व की आप कोई भी चेंजमेंट नहीं करोगे, ना उनका आप पर्पस बदलोगे, ना उनकी आप आइडेंटिटी बदलोगे। लेकिन if the amalgamation in an organization is the nature of purchase, लेकिन जो आपका अमलगमेशन है वो नेचर ऑफ परचेज है, मतलब उन 5 कंडीशन में से अगर एक आधी मिसिंग है या फिर पांचों की पांचों ही मिसिंग है, तो आप क्या कहते हो, नेचर ऑफ परचेज कहते हो। द आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व अदर देन द स्टेचुटरी रिजर्व डील्ड अबव इज नॉट प्रिजर्व्ड। तो जो आइडेंटिटी है आप उसको चेंज कर दोगे, उसको उसी तरीके से नहीं रखोगे। द अमाउंट ऑफ द कंसिडरेशन इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी रिक्वायर्ड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो जो कंसिडरेशन की अमाउंट है वो आप उन रिजर्व्स में से डिडक्ट कर लोगे। ओके, the amount of the if the result of the computation is negative, the difference is debited to goodwill। अगर आपका result means after deduction of consideration amount from the reserve, अगर वो आंसर जो आपका नेगेटिव आता है तो आप उसको डेबिट करोगे गुडविल में, अराइजिंग एन अमलगमेशन एंड डील्ड विद इन मैनर स्टेटेड इन द अबाव। इफ द रिजल्ट ऑफ द कंप्यूटेशन इज पॉजिटिव, द डिफरेंस इज क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो आप उसको क्रेडिट कर दोगे कैपिटल रिजर्व में, लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आप उसको डेबिट करोगे गुडविल अकाउंट में। सो ये कुछ ट्रीटमेंट था रिजर्व्स का। इन सिंपल सेंस वी कैन से दैट कि नेचर ऑफ मर्जर में क्या होगा, आप उसकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखोगे, उसके पर्पस को मेंटेन रखोगे, सेम अमाउंट से आप शो करोगे, कोई उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपका अमलगमेशन है इन द नेचर ऑफ परचेज, आप उसकी आइडेंटिटी को चेंज कर दोगे, मीन्स आप अपनी कंसिडरेशन अमाउंट जो है उसको रिजर्व में से डिडक्ट कर लोगे, और अगर आंसर आफ्टर डिडक्शन आपका नेगेटिव आता है तो आप उसको डेबिट करोगे गुडविल में, अगर पॉजिटिव आता है तो आप उसको क्रेडिट करोगे कैपिटल रिजर्व में। नाउ आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स वी हैव ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन। कि अमलगमेशन के दौरान जो गुडविल अराइज होती है आप उसको ट्रीटमेंट किस बेसिस पे करते हो। सो गुडविल अराइजिंग ऑन अमलगमेशन रिप्रेजेंट ए पेमेंट मेड इन anticipation of future income, and it is appropriate to treat it in an asset to be amortized to income on a systematic basis over its useful life. Due to the nature of goodwill, it is frequently difficult to estimate its useful life with reasonable certainty. Such estimation is therefore made on a prudent basis. Accordingly, it is considered appropriate to amortize goodwill over a period not exceeding 5 years unless a somewhat longer period can be justified. सो गुडविल इज़ बेसिकली क्या है कि एक पेमेंट मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इनकम को एंटिसिपेट करके एक अंदाज़ा लगा के जो पेमेंट होती है ज़्यादा, ठीक है, वो गुडविल कहलाती है। और उसको आप ट्रीट कैसे करते हो, एसेट ट्रीट करते हो। जैसे एसेट क्या है, डेप्रिशिएट होती है, वैसे गुडविल क्या है कि इंटेंजिबल एसेट है, तो वो अमोर्टाइज होगी टाइम के लिए। तो अब हमें नहीं पता अब कितने साल तक जो है कंपनी मीन्स प्रॉफिट गेन कर सकती है या फ्यूचर हमें इनकम हो सकती है, तो एक एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं पता, एक एग्जैक्ट ईयर्स की नहीं पता। तो हम बेसिकली ये करते हैं 5 ईयर्स के लिए। तो 5 ईयर के बेसिस पे हम क्या है गुडविल को अमोर्टाइज करेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
In the case of an amalgamation in the nature of merger, the balance of the profit and loss account appearing in the financial statement of the transferor company is aggregated with the corresponding balance appearing in the financial statement of the transferee company. सिंपल जो बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो सेम ट्रांसफर कंपनी के जो है उसमें शो हो जाएगा. अल्टरनेटिवली इट इज़ ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व इफ एनी. In the case of an amalgamation in the nature of purchase, the balance of profit and loss appearing in the financial statement of the transfer company, whether debt और क्रेडिट लूजेज इज आइडेंटिटी. तो आप उसको क्या है, उसकी आइडेंटिटी लूज़ कर देते हो अगर आपका नेचर ऑफ परचेज है. लेकिन अगर नेचर ऑफ मर्जर है तो सेम अमाउंट जो है आप अपने न्यू मीन्स नई कंपनी के अकाउंट में भी शो करोगे, लेकिन परचेज की अकॉर्डिंग क्या है उनको शो नहीं करोगे आप. So these are the basic treatment of goodwill arising on amalgamation. Now we have purchase consideration. हमें पता है, हम अकाउंट्स में बहुत बार की टर्म पढ़ चुके हैं कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है. मीन्स कोई भी अगर आप एक चीज़ खरीद रहे तो उसके बदले में रिटर्न में आप चाहे पैसे दे रहे हो या कोई एसेट ही दे रहे हो, ये ठीक है, वो परचेज कंसिडरेशन होता है. सो परचेज कंसिडरेशन इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी फॉर द परचेज ऑफ द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी. तो ये परचेज कंसिडरेशन क्या है कि वो अमाउंट जो ट्रांसफ़र कंपनी जो है ट्रांसफरी कंपनी को जो ट्रांसफरी कंपनी है जो ट्रांसफर कंपनी को पे करती है उनका बिजनेस परचेज करने के बदले में. इन अदर वर्ड, कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन मीन्स द एग्रीगेट ऑफ द शेयर एंड अदर सिक्योरिटी इशूड एंड पेमेंट इन कैश और एनी अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफरी कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी. ठीक है, तो बेसिकली जो ट्रांसफरी कंपनी है जो अमलगमेट कर रही है अपने अंदर, वो जो भी देती है इन रिटर्न, चाहे वो शेयर्स है या एसेट है, कोई पैसा है, ठीक है, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को. इट शुड नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी. इसमें हम लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं करेंगे, विच विल बी पेड डायरेक्टली बाय हिज कंपनी. पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन. तो पेमेंट जो आप डिबेंचर होल्डर को करोगे वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा. द कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मे बी कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग वेज. तो आप परचेज कंसिडरेशन जो है फॉलोइंग वेज से आप कैलकुलेट कर सकते हो. फर्स्ट वन इज लमसम मेथड, सेकेंड नेट एसेट्स मेथड, नेक्स्ट नेट पेमेंट मेथड एंड फोर्थ वन इज इंट्रिंसिक वर्थ या वैल्यू मेथड. तो आपको 4 मेथड दिए गए हैं जिनसे क्या है आप परचेज कंसिडरेशन निकाल सकते हो. बेसिकली आज जो ट्रांसफरी कंपनी है उसको पैसा देना है, चाहे वो शेयर के फॉर्म में हो या एसेट्स के फॉर्म में हो, चाहे कैश की फॉर्म में हो, किसको, ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर्स को. और जो वो अमाउंट है वो ऐसे ही तो नहीं निकलेगी, उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कैलकुलेट करने के लिए हमें दिए गए हैं 4 मेथड. फर्स्ट मेथड परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने का हमारे पास आता है लमसम पेमेंट मेथड. व्हेन द ट्रांसफरी कंपनी एग्री टू पे अ फिक्स सम टू द ट्रांसफर कंपनी, मीन्स वो एक लमसम अमाउंट निकाल लेते हैं कि हम इतना सारा पैसा जो है, इतनी अमाउंट जो है हम आपको दे देते हैं. तो वो क्या कहलाता है, लमसम पेमेंट. For example, if A Limited purchased the business of B Limited and agreed to pay rupees 25 lakh in all, it is an example of lump sum payment. ठीक है, वो बाइफरगेट नहीं करते हैं, एक अमाउंट जो है पूरी निकाल लेते हैं, सब कुछ अपना जोड़ जाड़ के कि भैया हम आपका बिजनेस परचेज कर रहे हैं एंड दिस इज द अमाउंट. तो एक साथ एक बल्क अमाउंट देना, दैट इज लम्प सम पेमेंट मेथड. नेक्स्ट मेथड है नेट एसेट्स मेथड. अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय द कैलकुलेशन ऑफ नेट वर्थ ऑफ द एसेट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी. ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी जो भी एसेट्स को टेक ओवर करती हैं उनकी नेट वर्थ निकाली जाती है. The net worth is calculated by adding the agreed value of assets taken over by the transferee company. Following points should be taken care of. First one is value of only those asset is included which are acquired by the transferee company. आप सिर्फ वही asset लोगे, उन्हीं की value लोगे जिनको वो take over कर रही है. उनको नहीं कर रही अगर कुछ asset को तो आप उसमें include नहीं करोगे. Value of only those liabilities will be deducted which have been taken over by the transferee company. So net assets basically क्या होती है,
एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। ओके, तो लायबिलिटीज़ भी सारी वो इंक्लूडेड होंगी जो एग्री हुई है ट्रांसफरी कंपनी टेक ओवर करने के लिए। फिक्टिशियस एसेट नॉट रिटर्न ऑफ शुड नॉट बी एडिड। जो फिक्टिशियस एसेट्स जो हैं वो रिटर्न ऑफ नहीं हुई है तो आप उनको नहीं ऐड करोगे इसमें। दिस मेथड इज़ यूज्ड ओनली व्हेन द नेट पेमेंट कैन नॉट बी अडॉप्टेड। ठीक है, नेट पेमेंट जहाँ पे हम अडॉप्ट नहीं कर पाते वहाँ पे हम क्या है ये मेथड फॉलो आउट करते हैं। बेसिकली हम जो एसेट्स हैं, जितनी भी एसेट ट्रांसफरी कंपनी एग्री होती है टेक ओवर करने के लिए, उनकी हम नेट वर्थ निकालते हैं। दैट इज़ एसेट्स माइनस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़ का हम फॉर्मूला लगाते हैं। और एसेट्स और लायबिलिटी वही इंक्लूड करते हैं, उन्हीं की वैल्यू इंक्लूड करते हैं जो ट्रांसफरी कंपनी है एग्री हुई है टेक ओवर करने के लिए। फिक्टिशियस एसेट अगर कोई है जो रिटर्न ऑफ नहीं हुई है तो वो हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। सो दिस इज़ द मेथड नेट एसेट्स मेथड। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड मेथड, दैट इज नेट पेमेंट मेथड। अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द वेरियस पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ शेयर, सिक्योरिटी, कैश एक्सेट्रा। मीन्स जिस तरीके से आप उनको पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो शेयर्स में है, चाहे सिक्योरिटीज़ बेसिस पे है, चाहे आप कैश दे रहे हो, मेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी, वो सारी चीज़ें आप क्या है एड ऑन करोगे। No amount of liabilities is deducted even these are assumed by the purchasing company। ठीक है, कोई भी आप लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड नहीं करोगे, चाहे वो अज्यूम कर ली है परचेजिंग कंपनी ने कि हमारे पास इतनी लाइबिलिटीज़ आने वाली हैं, बट इन दिस मेथड आप वो लाइबिलिटीज़ को इंक्लूड नहीं करोगे, ओनली वट यू आर पेइंग वो ऐड करोगे। Thus purchase consideration is the total of all the payment whether in share, security और cash। सिर्फ ये चीज़ आप इंक्लूड करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक्स लिमिटेड एक कंपनी है विच इज़ एग्री टू गिव फॉर एवरी 10 शेयर ऑफ वाई लिमिटेड 15 शेयर्स of rupees 10 each, rupees 8 paid up. X Limited agreed to pay rupees 15,000 cash to discharge the creditors. The purchase consideration is calculated as। ठीक है, उन्होंने उनके मीन्स शेयर खरीदे हैं 10 शेयर, हर 10 शेयर पे 15 शेयर जो है उनके 10 के हैं, उन्होंने 10 शेयर खरीदे हैं और पेड अप वैल्यू है उनकी 8। तो इसमें हमारा परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, देखो शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड विल गेट 6,000 इंटू 5 बाई में 10 इजकल टू 9,000 शेयर्स आपने निकालनी है ऑफ 10 रुपीज़ ईच, बट पेड अप वैल्यू है उनकी 8, तो 72,000 आपकी अमाउंट बन जाती है। कैश पे कर रहे हो आप 15,000, तो परचेज कंसिडरेशन क्या हुई, दोनों को आप ऐड कर दोगे। बेसिकली जितना पैसा आपने दिया तो 87,000 जो है आप दे रहे हो, तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगी आपकी 87,000। But sometime it is specifically mentioned that company issued requisite number of share and also gave balance amount in cash। मीन्स कभी कभार क्या होता है कि कंपनी कुछ शेयर इशू कर देती है और बैलेंस जो अमाउंट है वो कैश में पे आउट कर देती है, बट दिस बैलेंस कुड नॉट बी असर्टेन एंड द टोटल परचेज कंसिडरेशन अमाउंट इज ऑल्सो मेट स्पेसिफाइड, देन इन सच ए केस द कंपनी हैज़ ओनली ऑप्शन टू गो विद द नेट एसेट मेथड। बट इस केस में क्या हो जाता है कि आप नेट पेमेंट मेथड से क्या है एग्जैक्ट परचेज कंसिडरेशन नहीं निकाल पाते हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं इस कंडीशन में, नेट एसेट मेथड। द फॉलोइंग पॉइंट आर टू बी टेकन इन माइंड। द एसेट एंड लायबिलिटी टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी आर नॉट टू बी कंसिडर्ड। एसेट लायबिलिटी हम इसमें कंसिडर नहीं करेंगे। The payment made by the transferee company for the shareholder whether in cash or share must be taken in account। सिर्फ जो आप पेमेंट कर रहे हो इन कैश में या शेयर्स में वो ही हम इसमें इंक्लूड करेंगे। If debentures and creditors are taken over by the transferee company and subsequently discharged, then sum of discharge, then such amount should not be deducted from the परचेज कंसिडरेशन। तो आप कोई डेबिटर्स हैं, सो डिबेंचर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, कोई जिनको टेक ओवर कर रही है ट्रांसफरी कंपनी, मीन्स काइंड ऑफ लाइबिलिटीज़, ठीक है, तो आप उसको इसमें कंसिडर नहीं करोगे। इसमें सिर्फ कंसिडर होगा आप शेयर्स में कितनी पेमेंट कर रहे हो, कैश में कितनी पेमेंट कर रहे हो, सिर्फ वो लोगे। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेट पेमेंट मेथड। और जहाँ पर कई कंडीशन ऐसी आ जाती है हम नेट पेमेंट मेथड को क्या है सही से हमारा आंसर नहीं निकल पाता है, तो हम नेट एसेट मेथड का यूज़ करेंगे। Now we have fourth and the last method of purchase consideration calculation, that is intrinsic worth or value method।
दिस मेथड इज़ जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ नेट एसेट मेथड। तो ये नेट एसेट मेथड का बेसिकली एक एक्सटेंशन वर्जन है। अंडर दिस मेथड परचेज कंसिडरेशन इज़ रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स। इसमें आप क्या करते हो, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हो परचेज कंसिडरेशन। द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ओके, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कैसे निकलेगी, जो भी आपकी नेट एसेट्स बनती हैं उनको आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देते हो, तो आपके पास क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है शेयर्स की। दिस वैल्यू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर्स बिटवीन द ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी कंपनी। तो जो ये वैल्यू आती है ये क्या शो करती है कि ये रेशियो शो करती है कि ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी के बीच में जो शेयर्स का ट्रांसफ़र हुआ है वो किस रेशियोज़ में हुआ है। Suppose A Limited and B Limited are the two companies carrying on the business in the same line of activity. Their capital is rupees 6 lakh and 2 lakh. Value of each share is rupees 10. The two companies decided to amalgamate in C Limited if each share of A Limited and B Limited is valued at rupees 15 and 25 per share. For the purpose of amalgamation, the purchase consideration will be as under। देखो क्या है, सपोज ए और बी लिमिटेड दो कंपनीज हैं, दोनों सेम तरीके का बिजनेस कर रही हैं और उनकी कैपिटल है, एक की है 6 लाख है, दूसरे की है 2 लाख, ठीक है। और उनका शेयर जो है उसकी वैल्यू है ₹10 हर एक शेयर की। तो जो दो कंपनी है दोनों ने डिसाइड किया कि वो अमलगेट होंगी और एक सी लिमिटेड जो है फॉर्म करेंगी, और हर शेयर ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का वैल्यू की जाएगी 15 एंड 25 पर शेयर्स, ठीक है। तो इसमें परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, ए लिमिटेड के 60,000 शेयर्स बनते हैं एट 15, दैट इज़ 9 लाख आपकी अमाउंट हो जाएगी, एंड बी लिमिटेड की हो जाएंगे दैट इज़ 5 लाख। सो दिस इज़ बेसिकली द इंट्रिंसिक वर्थ या वैल्यू मेथड, आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हो। सो ये हमने 4 तरीके पढ़े, 4 मेथड पढ़े जिनसे आप परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। इन शॉर्ट वी कैन से दैट जो नेट एसेट मेथड है दैट इज़ द बेस्ट मेथड। नाउ वी हैव टर्मिनल क्वेश्चन स्लाइड्स। ये पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से कंस्ट्रक्ट होते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके पेपर में आ सकता है। देखो, व्हाट इज़ अमलगमेशन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ अमलगमेशन। स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अमलगमेशन क्या होता है, आपने उसके ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने हैं कि क्यों हम अमलगमेशन करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्या था, जब हम कंपनी को, जो कंपनी डाउन होती जा रही है, बिल्कुल डूबती जा रही है, उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या तो इंटरनली या एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में क्या होगा, हम किसी और कंपनी की हेल्प ले लेते हैं, ठीक है, उसको बंद करके पूरी तरीके से नई कंपनी स्टार्ट करते हैं। और इंटरनल में क्या होता है, हम उसको इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चाहे हम उसकी मैनेजमेंट चेंज करते हैं या शेयर कैपिटल के जो फॉर्मेशन है आप उसको चेंज आउट करते हो। नेक्स्ट, व्हाट कंडीशन आर रिक्वायर्ड टू बी फुलफिल्ड फॉर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। सो वो 5 कंडीशंस आपको याद करनी है एंड वही आपने लिखनी है इसमें। देन एक्सप्लेन व्हाट आर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन। तो वो सारे मेथड्स जो हमने पढ़े कि 4 तरीके से, ठीक है, कि एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का बेसिकली, एंड रिजर्व्स का एंड गुडविल का, वो आपने तीनों लिखने हैं इसमें। देन एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या होता है वो आपने पूरा मेंशन करना है। देन एक्सप्लेन द वेरियस मेथड फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है, ये अलग अलग भी आ सकते हैं, एक साथ भी आ सकते हैं। तो चारों मेथड जो हैं हमने अभी पढ़े, नेट एसेट मेथड, लमसम मेथड, ठीक है, वो सारे आप एक्सप्लेन करोगे। हाउ वुड यू ट्रीट द फॉलोइंग एट द टाइम ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मैंने आपको समझा दिया है, गुडविल का, रिजर्व का, आप मतलब वो लिखोगे। आपने शॉर्ट नोट्स पे भी क्वेश्चन आ सकता है, लाइक अब्जॉर्प्शन, द पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, नेट पेमेंट, कोई भी मेथड पे आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। देन डिफरेंशिएट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मीन्स इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चंस की फॉर्मेशन आपके सामने आती हैं और आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने इसमें ध्यान रखना है, सारे मेथड्स को अच्छे से करना है, डिफरेंशिएट अच्छे से करना है, एंड बेसिक मीनिंग आपको मैंने सारे अच्छे से करा दिए हैं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे।
सो दिस इज़ अ कंप्लीट चैप्टर ऑफ अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सारे कंसेप्ट, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, एंड यू विल गेट द आंसर। एंड इफ़ यू नीड द डिटेल नोट्स ऑफ दीज चैप्टर्स यू कैन DM अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज, दैट इज़ अल्फ़ा कॉमर्स अकेडमी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यू वांट कि आपको उसकी वीडियो मिले, तो आप कमेंट में जाके वो टॉपिक लिख सकते हैं, एंड यू विल गेट द वीडियो ऑफ दैट टॉपिक। सो थैंक यू फॉर योर नाइस अटेंशन। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी लर्निंग। And please do not forget to like, share and subscribe our YouTube channel for more detailed videos। हम मिलते हैं आपको, तब तक के लिए बाय बाय।